हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के 12वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट थर्ड फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिद्धांत के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीपतियों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया, यह कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की संविधान सभा द्वारा डैश को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की संविधान सभा द्वारा 26 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस घोषणा में कानून के समक्ष समानता, गैर कानूनी गिरफ्तारी से मुक्ति, सार्वजनिक पद पाने की समानता आदि की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन सत्र में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया, यह कथन कांग्रेस के बारे में असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में स्वतंत्रता मिलने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, JB कृपलानी। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा कृपलानी की महत्वपूर्ण पुस्तक है और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने उच्च अधिकारियों पर गोलियां चलाई, यह कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाप के इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। भाप के इंजन के पूर्व आधुनिक डिज़ाइन को थॉमस पॉपिन द्वारा तैयार किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1804 डैश ने भाप से संचालित प्रथम रेलगाड़ी का दक्षिण वेल्स में एक औद्योगिक रेल लाइन पर चलाने की पहल की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिचर्ड ट्रेवेथिक। 1804 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने भाप से संचालित प्रथम रेलगाड़ी का दक्षिण वेल्स में एक औद्योगिक रेल लाइन पर चलाने की पहल की और 1769 ईस्वी में ही जेम्स वॉट ने अपने उन्नत डिज़ाइन पर पेटेंट हासिल कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी विकल्प सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से अनवरत भूख हड़ताल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन का परिणाम भारत में सांप्रदायिक पंचाट के रूप में सामने आया, जिसके तहत हरिजनों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें विधानसभा आदि में आरक्षण दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने अनशन शुरू किया और पुणे समझौते के माध्यम से सांप्रदायिक पंचाट का अंत हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 1920 के दशक की शुरुआती समय औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठनों के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण दशक था। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में नई डील नीति न्यू डील कार्य योजना की शुरुआत 1929 की आर्थिक मंदी के पश्चात लागू विभिन्न सुधारों के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1929-30 ईस्वी में आई आर्थिक मंदी ने विश्व अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया था। आर्थिक मंदी के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई नीति को न्यू डील नीति कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, दिसंबर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इस सत्र ने भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गैर हिंसात्मक तरीकों को अपनाया। ये जो कथन है वह 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में सत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कैनिंग ने कब 1857 के विद्रोह का दमन कर भारत में शांति बहाल करने की स्वघोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 जुलाई 1858 को। भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी से मानी जाती है, जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया। इसी प्रकार वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 5 जुलाई 1858 को विद्रोह का दमन कर भारत में शांति बहाल की घोषणा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बंदी जीवन गाथा जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्य पुस्तक की तरह कार्य किया, वो किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों की प्रमुख भूमिका रही है। क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण नाम सचिंद्रनाथ सान्याल का भी था, जिनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारियों के लिए गीता कुरान की तरह था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 1789 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नवंबर 1789 चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। ये जो कथन दिया गया है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सारे विकल्प सही है। यानी 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति का होना, ब्रिटेन के पास नए औद्योगिक मशीनों एवं कारखानों की स्थापना हेतु प्रचुर मात्रा में पूंजी की अनवरत आपूर्ति का होना और ब्रिटेन के पास कोयला एवं लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति का उपलब्ध होना, ये तीनों ही कारणों की वजह से ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस वजह से ऑप्शन बी यानी सारे विकल्प सही है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फ्रांस की बुनियादी वित्तीय समस्या संरचनात्मक थी, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुई 16वां ने सर्वप्रथम नेकर को एवं तत्पश्चात टर्गत को फ्रांस की वित्तीय अवस्था सुधारने हेतु वित्त मंत्री नियुक्त किया। फिर क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी बंगाल का एक बड़ा भाग 1870 के दशक एवं 1880 की शुरुआत के दौरान कृषि अशांति की चपेट में आया। इस अशांति के दौर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मई 1873 में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना को एक कृषि लीग का गठन जमींदारों की मांग की पूर्ति हेतु किया गया। यह कथन सत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने भारतीय शासकों के योगदान के संबंध में यह टिप्पणी की थी कि ऐसे शासक एवं शासन प्रमुखों ने तूफान के ब्रेक वाटर के रूप में कार्य किया जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले गया होता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह में भारतीय राजवाड़ों द्वारा
अंग्रेजों को किए गए सहयोग के संदर्भ में यह कहा कि ऐसे शासकों ने तूफान में बांध के रूप में कार्य किया, अन्यथा हमें एक बड़ी लहर बहा ले जाती। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किसने यह दलील दी कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूसो, जो कि फ्रांस का एक महान दार्शनिक था। उसने यह दलील दी कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, 1937 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में जिन्ना ने यह घोषणा की कि भारत में 3 अलग अलग सत्ताएं हैं, यानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कांग्रेस, ब्रिटिश एवं मुस्लिम लीग। फिर क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, इनमें से कौन इन 6 प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग महासभा, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टशिप आदि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु इनमें से कौन से उपाय नहीं अपनाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने कारखानों में 14 घंटे प्रतिदिन का कार्य समय निर्धारित किया। यह जो तरीका था उसने नहीं अपनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसने इस प्रसिद्ध उद्देश्य को प्रतिपादित किया, समाजवादी क्रांति का अर्थ सब कुछ है एवं समाप्ति का कोई अर्थ नहीं है, जिसका जिक्र अक्सर उदारवादी समाजवाद में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवर्ड बर्नस्टीन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1848 की अराजक विद्रोही घटनाएं सुसंगत व्याख्या की मांग करते हैं, जिसको मार्क्स एवं एंजल प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। इस उत्तेजक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिए गए सारे विकल्प सही है। 1848 ईस्वी की अराजक विद्रोही घटनाएं वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल होने के कटिबद्ध रहा। सर्वहारा वर्ग वर्तमान में कायम पूंजीपति सत्ता के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयार है। सरकार निसंदेह रूप से मजदूर वर्ग की इस जोरदार बनावट का दमन करने का प्रयास भरपूर करेगी, अतः सभी विकल्प सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण ने फ्रांस की तटस्थता का अंत कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, औपनिवेशिक काल के इकबाल के मुस्लिम राष्ट्र के विचार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इकबाल ने भारतीय मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया। यह कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हिटलर का 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का फैसला उतना अवसरवादी नहीं था, क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वह इस बात से आश्वस्त था कि बोल्शेविक स्पेन जर्मनी के लिए पश्चिम दिशा से एक रणनीतिक खतरा हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान में इनमें से किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्य विरोधी प्रचार ने। आर्य विरोधी प्रचार ने जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बोल्शेविकों की विजय तब तक अधूरी थी जब तक कि विंटर पैलेस अस्थायी सरकार के कब्जे में था, क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह केरेंसकी सरकार का कार्यालय था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भारत के गवर्नर जनरलों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो। ये जो क्रम है वो सही रूप से व्यवस्थित है। सबसे पहले आए थे लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक, फिर विलियम बेंटिक जिसका कार्यकाल था 1828 से 35 तक, फिर ऑकलैंड जो 36 से 42 तक था, और फिर एलनबरो
42 से 44 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घटना युग्म एवं तारीख द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 जून 1940 फ्रांस का आत्मसमर्पण। यह जो युग्म है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रांस का आत्मसमर्पण 22 जून 1940 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 1882 में निम्नलिखित कौन से देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने 1882 में ट्रिपल अलायंस का गठन किया था। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग थलग रखना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ एक रचनात्मक संधि की। आगे चलकर 1882 ईस्वी में इस द्वैध संधि में इटली को शामिल कर इसे त्रिवर्गीय संधि बना दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डैश के विचार सामूहिक रूप से एक आलेख में प्रकाशित किए गए जिसका शीर्षक जर्मन विचारधारा थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी का एक प्रमुख समाजवादी विचारक था जिसने वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। दास कैपिटल मार्क्स की प्रमुख पुस्तक है और मार्क्स के विचार सामूहिक रूप से एक आलेख में प्रकाशित किए गए जिसका शीर्षक जर्मन विचारधारा थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, रूस में 1917 की क्रांति के पश्चात गठित अस्थायी सरकार किसानों में असंतोष की लहर दबाने में असफल रही, क्योंकि गलती से इस क्वेश्चन में लहर फैलाना लिख दिया है जो कि यहाँ पे होगा लहर दबाने में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। रूस में 1917 की क्रांति के पश्चात गठित अस्थायी सरकार किसानों में असंतोष की लहर दबाने में असफल रही, क्योंकि किसानों को इस बात का एहसास हो गया था कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है और इसके अलावा इसी अस्थायी सरकार को मंशेविक चला रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, लेनिन द्वारा रचित संग्रह लेटर्स फ्रॉम ए फॉर मार्च 1917 डैश में से लिखे गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेनिन बोल्शेविक दल के एक नेता थे जिनके नेतृत्व में अक्टूबर 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। लेनिन द्वारा रचित संग्रह लेटर्स फ्रॉम ए फॉर मार्च 1917 में स्विट्जरलैंड से लिखे गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में संचालित डॉजिज्म का इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सुस्त उपाय लागू करना। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 जून 1940 को। इटली 10 जून 1940 ईस्वी को फ्रांस पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और 24 जून 1940 को फ्रांस और इटली के बीच एक विराम संधि हुई जिसके अनुसार फ्रांस के कुछ भूभाग पर इटली का आधिपत्य हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में इनमें से कौन प्रचलित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 ईस्वी में जब कांग्रेस में शामिल हुए तो वे पूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1906 के मुस्लिम लीग की स्थापना का जिन्ना ने आलोचना किया था। शुरू में जिन्ना के भाषण हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। इसी कारण सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।